हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो अपने आप में एक चैप्टर है और ये बहुत सारी चीज़ें अपने आप में कवर करता है। डी ब्लॉक एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने देखा होगा कि ये वाले ग्रुप होता है जिसमें ये बरीलियम मैग्नीशियम, ये लेफ़्ट साइड वाले जितने भी कॉलम हैं ये एस ब्लॉक एलिमेंट, और ये राइट साइड वाले जितने भी होते हैं ये बोरोन कार्बन वगैरह ये सब के सब पी ब्लॉक एलिमेंट। बीच में रखे हुए हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, स्कैंडियम से लेकर जिंक और फिर यहाँ यट्रियम से लेकर कैडमियम तक। ये सब के सब डी ब्लॉक एलिमेंट होते क्या है। डी ब्लॉक एलिमेंट देखो, जब आप स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे, लास्ट का बता रहा हूँ मैं, स्कैंडियम का लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 3d1 4s2। इलेक्ट्रॉन पहले 4s2 में आता है, उसके बाद 3d में आता है। अब क्योंकि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 21, तो 4s2 तक फिल करते 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 हम फिल कर चुके होते हैं 20। फिल कितने कर रहे थे 21। तो ये लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन बचता है वो 3d में इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिया। स्कैंडियम का लास्ट का इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में जा रहा है या डी सब शेल में प्रेजेंट है। ऐसे एलिमेंट जिनके लास्ट का इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में प्रेजेंट हो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन खुद निकल गई, जिनके लास्ट का इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में प्रेजेंट होता है और जिनके लास्ट का इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में प्रेजेंट हो। ये सब के सब जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे, वो वाला 1s2 2s2 2p6, जब आप वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो आप देखोगे इन सब का इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में आ रहा है। ठीक, तो डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद मैं इस चैप्टर के अंदर आपको डी ब्लॉक एलिमेंट की 13 प्रॉपर्टीज़ पढ़ाऊँगा, और 13 प्रॉपर्टीज़ जिस बच्चे पर आ गई वो इसका शहंशाह हो जाता है चैप्टर का, कि बस अब मुझसे इसके अंदर कहीं से कुछ भी पूछ लो। 13 प्रॉपर्टीज़ जड़ हैं एक तरीके से पूरे टॉपिक की, वो बच्चे को आनी चाहिए। तो मैं आपको जो सबसे पहले पढ़ाऊँगा वो पढ़ाऊँगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और वो क्या होता है n-1 d 0 to 10 और ये ns 0 to 2। ये क्या है, n है यहाँ शेल की नंबर। जैसे सबसे सीधा एग्जांपल आप समझो, स्कैंडियम है तो 3d10 4s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने लिखा। ये क्या है 4, ये क्या है 3। स्कैंडियम से नीचे जब आप यट्रियम पे आओगे तो बस इसके केस में ये होगा 4d5s 3d4s 4d5s 5d6s। यानी अगर मैं इसको n मान लूँ तो ये एक कम है, यानी ये n-1 हो जाएगा। यही मैंने लिखा यहाँ पर n-1 d कितना हो सकता है 0 से 10 तक हो सकता है, और ns 0 to 2, यानी यहाँ s 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर कभी कभी ये डी ऑर्बिटल s से इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेता है, खींच लेता है, जैसे कॉपर के केस में होता है। तो ऐसी वाहियात हरकत इसके अंदर देखने को मिलती है, जिस वजह से साइंटिस्ट ने परेशान होकर मुझसे इजाज़त लेकर ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बच्चे को पढ़ने के लिए दिया है। ठीक, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट का कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होता है, एक प्रॉपर्टी होगी। दूसरी कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं सब के सब कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, माने रिएक्शन को तेज़ या कम करने की एबिलिटी रखते हैं। या तो 5 मिनट की रिएक्शन को 5 सेकंड में करा देंगे, या 5 मिनट की रिएक्शन को 10 मिनट में करा देंगे। वजह क्यों? 3 पॉइंट बता रहा हूँ उनके कैटलिस्ट होने का जो रीज़न है कि यही कैटलिस्ट की तरह काम क्यों करते हैं। पहला रीज़न, इनका सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है। इतना सा एरिया नहीं रखते हैं, बड़ा एरिया रखते हैं, और रिएक्शन को जितना बड़ा एरिया दोगे आप होने के लिए रिएक्शन उतनी तेज़ हो जाती है। तो इनका सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है, और इनके ऊपर फ्री वैलेंसीज होती है देखने को मिलती है, जो जिनके ऊपर कौन आकर टिकता है, जिनके ऊपर कौन आकर एडजॉर्ब होता है, रिएक्टेंट के मोलिक्यूल।
दूसरा रीज़न कि उनके ऊपर फ्री वैलेंसीज होती है। और तीसरा रीज़न, ये एक टाइप की नहीं, बहुत टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे Fe पर 2 पॉजिटिव, Fe पर 3 पॉजिटिव, और भी होंगी, और भी ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी। एक एलिमेंट चेन से नहीं बैठता एक ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कि मैं तो दो से, या मतलब मैं एक से ज़्यादा ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करूँगा, एक शो नहीं करूँगा। कॉपर भी देख लो, कॉपर पर Cu पॉजिटिव भी पाया जाता है, Cu2 पॉजिटिव भी। बहरहाल ये तीसरा रीज़न है इनके कैटलाइटिक प्रॉपर्टी होने का। डी ब्लॉक एलिमेंट ही कैटलाइटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, या डी ब्लॉक एलिमेंट ही कैटलिस्ट की तरह क्यों काम करते हैं? 3 रीज़न: लार्ज सरफेस एरिया, फ्री वैलेंसीज की अवेलेबिलिटी, एंड वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट। थर्ड, डी ब्लॉक एलिमेंट के जितने भी कंपाउंड होते हैं वो सब के सब कलर्ड होते हैं। क्यों भाई? आप जब लैब में जाओगे तो जितने भी कलर्ड कंपाउंड आपके सामने आएंगे भाई साहब, 90 से 95% जो कंपाउंड होंगे वो डी ब्लॉक के होंगे। लैब में आपने देखा होगा नीला नीला सा कुछ रखा रहता होगा बॉटल के अंदर, वो कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर Cu। बहुत सारे केमिकल तुम्हारे आसपास होंगे जो कलर्ड होंगे, ज़रा बस उनकी बोतल पे देख लेना क्या लिखा हुआ है। उसमें आपको एक डी ब्लॉक एलिमेंट ज़रूर मिलेगा कंपाउंड के अंदर, जैसे CuSO4 में Cu। और बहुत सारे जितने भी कलर्ड कंपाउंड हैं उनकी स्ट्रक्चर देखना, जो उनका फॉर्मूला लिखा होगा वहाँ डी ब्लॉक एलिमेंट ज़रूर रखा होगा। ठीक है, तो सवाल है कि यही कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाते हैं? इसकी वजह है डी ट्रांजिशन। डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर डी ट्रांजिशन होता है। इसका क्या मतलब है? इसको समझने के लिए आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये बताया गया था कि जो डी के 5 बॉक्सेस होते हैं, ऑर्बिटल ऐसे बनते हैं ना, डी के ऑर्बिटल 5 बनाते हैं उसको, 1 2 3 4 5। तो उसमें बताया गया था कि ये जो है ये 2 एनर्जी के सेट में टूट जाते हैं, एक ये वाला सेट, एक ये वाला सेट, 3 नीचे 2 ऊपर। इलेक्ट्रॉन यहाँ था, यहाँ पे मैंने इसको टॉर्च से एनर्जी दी, क्योंकि टॉर्च क्यों मैं बता रहा हूँ, अंधेरे कमरे में तो किसी का कोई भी कलर नज़र नहीं आ सकता कंपाउंड का कलर देखना है तो लाइट तो जलानी पड़ेगी ना। तो जब किसी के ऊपर टॉर्च जलाओगे कंपाउंड के ऊपर उसकी कलर देखने के लिए, तो टॉर्च की लाइट को एब्जॉर्ब करके एनर्जी लेकर जंप करके नेक्स्ट सेल में पहुंच जाता है या यहाँ पहुंच जाता है। इसको बोलते हैं डी ट्रांजिशन। डी का इलेक्ट्रॉन डी में ही गया और ये यहाँ कुछ देर रुकता है, एनर्जी निकालता है, फिर वापस आ जाता है, फिर जाता है, फिर वापस आ जाता है। तो ये जो एनर्जी निकल रही है ये मेरी आँख पर पड़ती है, ये भैंस की आँख पर पड़ती है, समझ गए? और वो भैंस देख कर कहती भाई ये तो कलर्ड है कंपाउंड। ठीक, अब सवाल ये है कि बार बार क्यों जा रहा था ये? लाइट तो हम लगातार डालते हैं। तो इसका कंसेप्ट आपको समझाने के लिए बस एक छोटी बात बोलूँगा। लाइट हमारे पास लगातार नहीं आ रही, छोटे छोटे पैकेट की फॉर्म में आ रही। अगर आप टॉर्च से लाइट डाल रहे हो ना तो 1 2 3 छोटे छोटे पैकेट फेंके जा रहे हैं। एक पैकेट टकराया, वहाँ गया, एनर्जी निकाली, वापस आ गया। दूसरा पैकेट का नंबर आया, वो टकराया, एनर्जी वहाँ वो जंप करके वहाँ पहुँच गया, एनर्जी निकाली, फिर वापस आ गया। लेकिन ये सेकंड के छोटे से, जितने छोटे से लेवल पे हो रहा है, सेकंड के जितने छोटे से हिस्से में ये हो रहा है, वो हमारी तुम्हारी समझ से परे है। और हमें कंपाउंड लगातार कैसे नज़र आता है, ग्रीन येलो। लेकिन वहाँ जो मामला चल रहा है कि फोटोन टकरा रहे, वहाँ पहुँच रहे, और जो आप लाइट बंद कर दोगे तो ये डी ट्रांजिशन होने का नहीं, डार्क सब कुछ, काला सब कुछ, कुछ नज़र नहीं आ रहा आपको। तो ये है डी ट्रांजिशन, जो वजह है डी ब्लॉक एलिमेंट के कंपाउंड के कलर्ड होने का। दूसरा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डी ब्लॉक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बनाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बनाते हैं। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का दूसरा नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, K4FeCN6 इसका एग्जाम्पल है। आपने ब्रैकेट वाले कुछ कंपाउंड पढ़े होंगे, इन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है। हमेशा ये ब्रैकेट में रखी जाती है चीज़ जो लोन पेयर देता है इसको। अरे Fe तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसको ही क्यों दे रहा है? ये इसको दे रहा है तभी ये कंपाउंड बन रहा। अगर ये मना कर दे कि मैं नहीं लेता तो ये कंपाउंड बने ही ना। अबे तो फिर ले क्यों रहा तू? मेरे पास खाली डी ऑर्बिटल है,
वैकेंट डी ऑर्बिटल है मेरे पास, और मैं उन ऑर्बिटल्स के अंदर Cn से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता हूँ। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। तो एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बना सकते, डी ब्लॉक ही बना सकते हैं। इसका भी मैंने आंसर दे दिया आपको। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि इनके पास खाली डी ऑर्बिटल होता है। जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं सब के सब शो करते हैं मेटालिक प्रॉपर्टी। जो मेटल की प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है मेटल की, उसके आप वायर बना सकते हो, ठीक, डक्टिलिटी शो करते हैं, आपने पढ़ा होगा। और शीट बना सकते हो, मैलिएबल होते हैं, और कंडक्टर भी होते हैं। जो मेटल होते हैं उसके आप तार बना सकते हो, या कोई जैसे आपने टीन वगैरह की या लोहे की चादर देखी होगी, और आपने ये भी देखा होगा ये कंडक्टर भी बहुत अच्छे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं। तो डी, हाँ ये तो सबसे अच्छा एग्जांपल है मेरे पास। कॉपर के तो वायर भी आते हैं, आयरन के भी कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कंडक्टिविटी यूज़ करते हैं, मतलब इसके उसमें जो ट्रांजिस्टर वगैरह होते हैं वहाँ भी इसको देखने को मिलता है। आप इसके कुछ मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट देखोगे जहाँ पर कंडक्टिविटी में इसको कहीं ना कहीं यूज़ किया जाता है। बहरहाल डी ब्लॉक एलिमेंट कंडक्टिविटी शो करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं बहुत अच्छे। तो ये भी इनकी एक प्रॉपर्टी है। दूसरा, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी बनाते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड मेरी समझ से बिल्कुल परे है। ये होते क्या है इंटरस्टिशियल कंपाउंड? देखो भाई, अब समझो इंटरस्टिशियल कंपाउंड। आपने तो पढ़ाई होगा वाटर का फॉर्मूला H2O, और ये भी पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन की वैलेंसी हाइड्रोजन पर लग जाती है 2, और हाइड्रोजन की वैलेंसी ऑक्सीजन पर, कंपाउंड कंप्लीट हो गया। और यही चलता है केमिस्ट्री के अंदर, इसकी वैलेंसी इस पर लगा दी, इसकी वैलेंसी इस पर लगा दी, और कंपाउंड बन जाता है। इसके बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? FeH.3 वैलेंसी तो पॉइंट के अंदर नहीं हो सकती। यहाँ तो मेरी समझ में आता है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है और हाइड्रोजन की 1 है, लेकिन आयरन की वैलेंसी पॉइंट में, ये अजीब सी बात हो गई। आइए इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यही इंटरस्टिशियल कंपाउंड है जिसमें एलिमेंट का रेशो इक्वल नहीं होता, जो होना चाहिए वो है ही नहीं। इसको मैं समझाता हूँ कि Fe के साथ हाइड्रोजन पॉइंट में कैसे आ गया। क्या आयरन की वैलेंसी 0.3 है? रॉन्ग, वैलेंसी तो पॉइंट में हो ही नहीं सकती। तो इसका आंसर क्या है? Fe 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 Fe, ये Fe के एटम्स हैं जो इस जगह पर प्रेजेंट हैं, ठीक। जहाँ इनको होना चाहिए आयरन को, उसे बोलते हैं लैटिस साइट, लैटिस साइट, ठीक। और ये जो खाली सा स्पेस है ये वाला, इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। जब डी ब्लॉक एलिमेंट अपने से छोटे साइज़ के एटम्स के साथ अटैच, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, छोटे छोटे साइज़ के एटम हैं, जब ये इनके साथ अटैच होते हैं तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं कि भाई देखो, हम तुम्हारे साथ बॉन्ड नहीं बना सकते, और अगर तुम्हें बीमारी है हमारे साथ अटैच होने की तो कोई दिक्कत नहीं। जहाँ जहाँ हमारे पास इंटरस्टिशियल साइट है, ये खाली सा स्पेस जहाँ हम नहीं हैं, वहाँ आकर आ जाओ, आप यहाँ फंस जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। कितने एटम मैंने आयरन के लगाए थे यहाँ पर? 9, Fe9। और हाइड्रोजन के कितने एटम आए? 3। ये है कंपाउंड। मैं इसको सिंपल वे में लिखना चाहता हूँ, मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा, इसको 3 से डिवाइड कर दो, Fe3 हो गया, और हाइड्रोजन कितना हो गया? 1। मैं इसको एक बार और 3 से डिवाइड करना चाहता हूँ, इसको भी 3 से डिवाइड, और जहाँ 1 लिखा हुआ है इसको भी 3 से डिवाइड। मेरा आंसर ये आ जाएगा, यही आएगा। जो बच्चे मैथमेटिक्स वाले हैं, ये जो मैथमेटिशियन है वो इसको जान लेंगे हाँ कैसे आया, जो इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो यह है FeH.3। इसमें बॉन्डिंग वगैरह नहीं होती, इसके बीच कोई बॉन्डिंग नहीं हुई, बस हाइड्रोजन एटम आयरन की इंटरस्टिशियल साइट पर जाकर ट्रैप्ड हो गया, फंस गया, बॉन्डिंग वगैरह नहीं हुई। और हाइड्रोजन का ट्रैप होना डी ब्लॉक एलिमेंट में, इससे बहुत रास्ते खुले, क्योंकि हाइड्रोजन को आने वाले टाइम में एनर्जी का सोर्स माना जा रहा है।
इसलिए क्या करते हैं, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जा रहा है बहुत अच्छे लेवल पे, क्योंकि एनर्जी का सोर्स है एक तरीके से। लेकिन इसको लाने ले जाने में बड़ी प्रॉब्लम है। जिस तरह पानी के टैंक भर के हम ट्रक में एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं ना, इसमें नहीं कर सकते। हाइड्रोजन में थोड़ा भी फ्रिक्शन होगा, मतलब एक तरीके से अगर वॉल से टकरा गया ना उसकी, वो ट्रक की, ब्लास्ट, एक्सप्लोजिव होता है, बहुत ज़्यादा विस्फोटक होता है हाइड्रोजन। तो हम क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन को डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर इस तरह ट्रैप करके फंसा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर यूज टू स्टोर हाइड्रोजन। समझ में आ गया? जैसे स्पंज है ना, स्पंज के अंदर आप पानी डालोगे, स्पंज वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक उसी तरह हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं डी ब्लॉक, लेकिन बॉन्ड नहीं बनाते। यह है इंटरस्टिशियल कंपाउंड, जिसमें एलिमेंट्स का रेशो इक्वल नहीं मिलता, और इंटरस्टिशियल कंपाउंड में डी ब्लॉक एलिमेंट अपने से छोटे साइज़ के छोटे छोटे एलिमेंट को अपने साथ अटैच करते हैं, बॉन्ड नहीं बनाते। क्यों? इसका आंसर दे रहा हूँ, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारा स्पेस बचा होता है, जिसे बोलते हैं लेट इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, एटम से एटम के बीच जो गैप होता है, ये वाला इसे इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं। ये होने की वजह से इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट एलॉय का फॉर्मेशन भी करते हैं, हिंदी में बोलते हैं मिश्र धातु। क्यों भाई, क्यों बना रहे हो तुम डी ब्लॉक एलिमेंट एलॉय? जैसे कॉपर और जिंक इतनी बेहतरीन तरीके से आपस में मिल जाते हैं कि ब्रास, पीतल बन जाता है। उस ब्रास के अंदर आप ये नहीं पता लगा सकते कॉपर है या जिंक है। फिर वही क्वेश्चन, क्यों भाई डी ब्लॉक एलिमेंट ही क्यों बना रहे, कुछ और भी तो कोई और बना लेते। इसका आंसर सिर्फ इतना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट का साइज सेम, साइज़ के अंदर सिमिलैरिटी रखने की वजह से ये एक दूसरे के अंदर इतनी अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपने किस किस को मिक्स किया। भाई आप इतने बड़े साइज़ को इतने बड़े साइज़ के साथ मिक्स थोड़े कर दोगे, इसके साथ तो ये साइज़ चलेगा। कॉपर और जिंक मिलकर जब आप आमने सामने है तो आप पहचान नहीं पाए कि इनमें से कौन कॉपर है कौन जिंक है। तो एलॉय बनाने के पीछे जो रीज़न है वो सिर्फ इतना ही है कि डी ब्लॉक एलिमेंट सेम साइज़ के होने की वजह से एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। रिएक्टिविटी, इनकी रिएक्टिविटी इस बात पर डिपेंड करती है कि ये रिएक्शन कौन सी दे रहे हैं। देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। Cu पॉजिटिव का कंपाउंड मान लो येलो होता है, Cu पर जब प्लस चार्ज आता है तो ये अक्सर येलो कलर दिखाता है, मान लो ऐसा ना। आपने इसको वाटर में डाला, भाई येलो कलर की कोई चीज़ जब वाटर में डालोगे तो वाटर तो येलो ही होगा ना, वो ब्लू हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन कि ये कैसे हुआ भाई, ये ब्लू कैसे हो गया, हमने तो येलो कलर की चीज़ डाली थी। पता लगा कि Cu पॉजिटिव Cu2 पॉजिटिव और Cu में कन्वर्ट हो गया, तो जो येलो कलर की चीज़ थी उसकी तो पहचान ही ख़त्म हो गई। भाई Cu पॉजिटिव में Cu पॉजिटिव डिज़ोल्व करने के बाद Cu पॉजिटिव ही रहता, क्योंकि मुझे येलो कलर नज़र आता। लेकिन Cu पॉजिटिव वाटर में डलने के बाद इस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, तो उसका मतलब ये है कि इसकी तो पहचान ख़त्म हो गई। इस रिएक्शन को कुछ नाम दिया गया, मैं पहले आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। Cu पर एक चार्ज था, चार्ज बढ़ गया, एक चार्ज था ना, यहाँ कितना यहाँ आ गया 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो गया, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज था। चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन, और चार्ज का कम होना रिडक्शन, क्योंकि प्लस चार्ज था कितना हो गया 0। इसी का ऑक्सीडेशन हो रहा और इसी का क्या हो रहा है रिडक्शन। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन, ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर Cu पॉजिटिव डिसप्रोपोर्शनेट हो गया, काहे में, इसमें और इसमें। इस वजह से ये अपनी पहचान खो बैठा। और ऐसी रिएक्टिविटी, इस तरह की रिएक्टिविटी कॉपर ही नहीं, बहुत सारे एलिमेंट हैं जो वाटर में या किसी सोलवेंट में डलने के बाद एक से ज़्यादा चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने ये लिया MnO2,
वाटर में डाला, ये इसमें कन्वर्ट हो गया, Mn2 पॉजिटिव और MnO4 नेगेटिव। MnO2 पे जब आप चार्ज निकालोगे तो +4 आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब Mn से क्या हो गया, Mn2O चार्ज कम हो गया भाई, और Mn4 से क्या हो गया, जब आप MnO4 में Mn पर निकालोगे तो +7, तो है तो Mn डी ब्लॉक एलिमेंट ही, Mn डी ब्लॉक एलिमेंट है, कॉपर भी डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो इनकी रिएक्टिविटी एक्चुअली डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बेस्ड होती है, अलग तरह की रिएक्टिविटी शो करते हैं, इन्हीं का ऑक्सीडेशन इन्हीं का रिडक्शन। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, भाई देखो ये वैसे टॉपिक तो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का, लेकिन जैसा पेशेंट वैसी ही दवाई देनी पड़ती है, तो फ़िलहाल जैसी ज़रूरत है मैं आपको वैसा पॉइंट बताऊंगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल मेटल की रिएक्टिविटी निकालने का एक पैरामीटर है, एक ऐसी चीज़ है जिससे हम किसी मेटल की रिएक्टिविटी पता लगा सकते हैं कि कौन किसकी कंपैरिजन में रिएक्टिव है। यहाँ अकेला था ये, इसके अंदर किसी दूसरे एलिमेंट के अकॉर्डिंग मैं रिएक्टिविटी बताऊंगा कॉपर की। ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल, यहाँ कोई दूसरा एलिमेंट लाने की ज़रूरत नहीं थी। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल किसी मेटल की रिएक्टिविटी बताता है। साइंटिस्ट ने हर एक मेटल का निकाला स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल और एक सीरीज़ बना ली। ये लिख बे सर का नाम, लिख बे सर का नाम, एले मंजनकर, फिरोज सीढ़ी पर चढ़ा कोहनी टूट गई। बाकी मैंने ऐसे याद किया हुआ है, सन पब हकू हज अज पटाऊ। ये जो मैंने आपको दिखा रखी ना, ये नेगेटिव, ज़ीरो, पॉजिटिव, ये है इनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाइड्रोजन का निकल कर आया था 0, इन सब का पॉजिटिव और इन सब का नेगेटिव। जो जितनी ऊपर रखा हुआ है उसका उतना नेगेटिव होगा। जैसे अगर मैं इसको -9 पॉइंट दूँ तो -8, -7, -6, -5 करते 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 कहाँ तक आ जाओगे, 0। तो ये जो सीरीज़ है ये वाली, इसमें जितने भी मेटल हैं सब के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल बताए गए कि भाई इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल इससे कम है, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल इससे कम है, इससे, समझ रहे ना आपको, आप समझ रहे इस बात को। तो यहाँ पर गोल्ड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम, रिएक्शन ही नहीं करता। हवा में खुला छोड़ दो, पानी में डाल दो, कुछ नहीं होता, इसको कुछ नहीं बिगड़ता। इसी वजह से इसकी ज्वेलरी बनाई जाती है। इसके बारे में क्या ख्याल है Fe के? आप इस सीरीज़ में जितना ऊपर चलते चले जाओगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता चला जाएगा। Fe का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, हवा में खुला छोड़ दिया, रस्टिंग हो गई, जंग लग गया इसके ऊपर। और ऊपर गए, इसने कहा हवा में खुला छोड़ोगे तो मैं उसका वेट नहीं करने का, 2-3 दिन बाद ख़राब हो जाऊँगा, हवा में एकदम ख़राब हो जाऊँगा, और अगर तुमने मुझे स्किन पर रख दिया तो तुम्हारे पसीने से रिएक्शन कर लूँगा और स्किन को जला दूँगा। ये इतना रिएक्टिव है, इसको तो केरोसिन ऑयल में रखना पड़ता है। लेकिन मुझे मतलब है इस पूरी सीरीज़ के अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट से, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक है क्यों, क्योंकि आपका चैप्टर का नाम है डी ब्लॉक एलिमेंट। तो इस पूरी सीरीज़ के अंदर एस ब्लॉक भी रखे हुए हैं। मुझे क्या बता, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल का पॉइंट क्यों आया, क्या रोल है इसका इन प्रॉपर्टीज़ में जो 9th नंबर पे आती है। देखो भाई ये रखा हुआ है, ये क्या रखा हुआ है, जिंक। जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल कम है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन का कम है कॉपर से, क्योंकि हाइड्रोजन के बाद प्लस वाला मामला स्टार्ट हो जाता है। तो ये कम वाले करते क्या हैं ऐसा, जिंक उठाओ, Zn + H2SO4, ZnSO4 + H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है जिंक,
जब किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है, जिंक डी ब्लॉक एलिमेंट है। कॉपर ऐसा नहीं करता, कॉपर हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है। तो ऐसे डी ब्लॉक एलिमेंट जिनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम है, वो एसिड से रिएक्शन करके H2 रिलीज करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट जिनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज़्यादा है, प्लस में है, वो एसिड से रिएक्शन करके H2 रिलीज नहीं करते। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये मैं आपको बहुत पहले पढ़ा चुका था। इसके अंदर इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, N-1D। ठीक, ये एक्चुअली मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना था, डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन क्यों कहा जाता है। ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक्सप्लेन करूँगा, बड़ा ज़बरदस्त है अपना आप में एक्सप्लेनेशन, वीडियो को लास्ट तक देखना। तो ये मैं आपको पढ़ा चुका है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उसके बाद आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक एलिमेंट कभी भी एक तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। वजह क्या है? स्कैंडियम से पूछा, हाँ भाई तू कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कि जी 2 यहाँ से निकाल लो, 1 यहाँ से निकाल लो, मैं +3 शो करूँगा ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात है। तेरा क्या मामला है भाई? 3D2 4s2। तो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे टाइटेनियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से +2, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से +3 और 1 और यहाँ से +4। क्यों? क्योंकि इसको स्टेबल माना गया, D0 को। जब D के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो उसको स्टेबल माना गया। वैनेडियम, इसका क्या होता है? 3D3 4s2। हाँ भाई, कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा? कि 2 यहाँ से निकालो पहले चुपचाप, +2, 1 यहाँ से निकाल दो, +3, 1 और निकाल दो, +4, 1 और निकाल, ओहो +5। मैक्सिमम शो कर रहा है +5, समझ गए आप? +3 मैक्सिमम, +4 मैक्सिमम, +5 मैक्सिमम, +6 मैक्सिमम, +7 मैक्सिमम। मैग्नीज का थोड़ा केस अटपटा है। +7 तक कैसे पहुंच गया भाई तू? तेरा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है 3D5 4s2। ये तो अल्लाह माशाल्लाह स्टेबल होता है भाई 3D5। हाफ फील्ड और वाइटल है तेरा तो। 1 2 3 4 5 हाफ फील्ड से तो इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो तूने कैसे दे दिए? 2 यहाँ से और 5 यहाँ से, एक एक करके। 2 तो यहाँ से निकलेंगे, बाकी एक एक करके यहाँ से निकलेंगे, और ये मैग्नीज पहुँच जाएगा +7 तक। मैग्नीज ने बताया इसका आंसर, और वही आपको आंसर भी लिखना है आपकी बुक में, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नीज +7 तक कैसे पहुँच गया। 3D से इलेक्ट्रॉन तो निकालने बड़े मुश्किल थे। इसका आंसर ये है कि मैग्नीज हर एक एलिमेंट को अपने सारे इलेक्ट्रॉन नहीं देता। 2 एलिमेंट है जो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से मैग्नीज के वो इलेक्ट्रॉन भी निकाल देते हैं जो वो देना नहीं चाहता, और वो है ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ये बादशाह हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी गई इनकी। इसी वजह से मैग्नीज अपने घुटने टेक देता है कि ओहो भाई, इनके साथ अटैच होऊंगा तो ये तो मेरे वो भी इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे जो मैं नहीं देना चाहता। और ये कंपाउंड मिला KMnO4। मैग्नीज किसके साथ अटैच है? ऑक्सीजन के साथ। जब आप मैग्नीज पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +7 निकल के आएगी, और किसी के अंदर दम नहीं है कि मैग्नीज के सब इलेक्ट्रॉन निकाल सके। आंसर आपको हाथ लग गया। तो +3 +4 +5 +6 +7, तो तुझे +8 शो करनी चाहिए। नहीं, +6 मैक्सिमम। अबे +5 +6 तो +8 क्यों नहीं, +6 क्यों? कि जी मैग्नीज के थे 5 इलेक्ट्रॉन, मैं समझता हूँ 5 इलेक्ट्रॉन थे। मेरा एटॉमिक नंबर है 26। अब पेयरिंग स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करना बड़ा टफ काम है। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को नहीं आप निकाल सकते। आप निकाल सकते हो तो सिर्फ 1 2 3 4। डी से कितने निकल रहे? 4 और 2 यहाँ से। तो मैक्सिमम कितना? +6।
+2 +3 +4 +6। तो भाई तेरा क्या मामला है कि जी आप समझदार हैं बड़े। क्यों भाई? क्योंकि जब आप Fe से कोबाल्ट तक आओगे तो इनको फिर निकालना मुश्किल हो गया। अनपेयर्ड कितने, ओह 3 यहाँ से 2 यहाँ से, चलो भाई बात समझ में आती है। तो ये मामला है मैग्नीज तक ऑक्सीड, ये क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ कि पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक में मैग्नीज तक ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, उसके बाद कम होनी शुरू हो जाती है, और जिंक बोलता है कि भाई इनको तो हाथ ही मत लगाना, बस आप S2 के साथ खुश रहो, इनको इलेक्ट्रॉन को निकालो बस। तो जिंक कितनी शो करता है? +2, मतलब मैग्नीज तक इंक्रीज़ हुई और जिंक तक कम हो गई। इसका आंसर ये सिर्फ इतना देना है कि मैग्नीज के बाद इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, जिनको अनपेयर्ड या जिनसे इलेक्ट्रॉन को निकलना मुश्किल होता है। बस बात समझ में आ गई। ये आपको क्वेश्चन, ये मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया अच्छी तरीके से, और आपका क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। ये था फंडा ऑक्सीडेशन स्टेट का। ठीक, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक, इसको बाद में बताऊँगा, पहले बताऊँगा एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होती है भाई? देखो, एटम, ये रहा बाहर का इलेक्ट्रॉन, और ये रहा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस से बाहर के इलेक्ट्रॉन के बीच के डिस्टेंस को कहा जाता है एटॉमिक रेडियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, और प्रोटॉन की नंबर को कहा जाता है एटॉमिक नंबर। जिसके पास जितना एटॉमिक नंबर होगा उसके पास उतने प्रोटॉन होंगे। तो स्कैंडियम के पास कितने प्रोटॉन हैं? 21। इसके पास कितने हैं? 22। आप जैसे जैसे लेफ़्ट से राइट चलते चले जाओगे वैसे वैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाएगा, माने प्रोटॉन बढ़ते चले जाएंगे। प्रोटॉन किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। तो ये प्रोटॉन पर प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज है? नेगेटिव। जिस जिस तरह प्रोटॉन बढ़ते चले जाते हैं वैसे उस तरह प्लस चार्ज बढ़ता चला जाता है इनके अंदर, और प्लस चार्ज बढ़ने की वजह से बाहर के इलेक्ट्रॉन को सीटी मार के बुलाता है, इधर प्लीज़। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस की तरफ आने शुरू हो जाते हैं। तो स्कैंडियम में देखो, मेरा हाथ देखना, स्कैंडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 21, यानी 21। स्कैंडियम के अंदर कितने प्रोटॉन थे? 21। और इसमें टाइटेनियम के अंदर कितने थे? टाइटेनियम के अंदर कितने थे? 22। तो 21 प्रोटॉन स्कैंडियम में, 22 प्रोटॉन टाइटेनियम में, 23 प्रोटॉन वैनेडियम के अंदर। तो स्कैंडियम के 21 प्रोटॉन, टाइटेनियम के 22 प्रोटॉन, वैनेडियम के 23 प्रोटॉन, क्रोमियम के 24 प्रोटॉन। जिस जिस तरह आप लेफ़्ट से राइट चलोगे वैसे वैसे प्रोटॉन की नंबर बढ़ती चली जाती है, और प्रोटॉन की नंबर जब न्यूक्लियस के अंदर बढ़ेगी वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। स्कैंडियम के 21 प्रोटॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे, और जिंक के कितने प्रोटॉन? 30 प्रोटॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट होगा किसके केस में? स्कैंडियम के केस में जिसमें 21 प्रोटॉन आवाज़ दे रहे, या जिंक के केस में जिसमें 30 प्रोटॉन आवाज़ दे रहे? आप समझदार हैं। जिंक के केस में एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जिंक के केस में प्रोटॉन की नंबर ज़्यादा है। लेफ़्ट से राइट चलने पर एटॉमिक रेडियस कम, ऊपर से नीचे आने पर ज़्यादा। स्कैंडियम की अगर मैं एटॉमिक रेडियस 60 मान लूँ, है नहीं है, तो ये कितनी होनी चाहिए? 70। ये कितनी होनी चाहिए? 60, 70, 80, सॉरी 71, नहीं 60, 70, 80 होना चाहिए था, 71 क्यों? यही आपका क्वेश्चन है। और अब मेरा आंसर सुन लो। ऊपर से जब नीचे आते हैं ना, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर यहाँ और यहाँ आ जाता है
एफ ऑर्बिटल। एफ के अंदर, एफ थोड़े, या एफ के फिर इलेक्ट्रॉन भी तो आएंगे। एफ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन भी तो यही है। तो एफ यहाँ से शुरू हो जाता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। शुरू होने का मतलब है कि एफ के 14 इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं, माने 14 प्रोटॉन आ जाते हैं। और प्रोटॉन कहाँ होंगे? ये तो खाम में प्रोटॉन आ गए इसके अंदर। और जब प्रोटॉन इसके अंदर आ जाएंगे तो ये बाहर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और रेडियस उतनी नहीं बढ़ पाने की जितनी मैं सोच रहा था। जैसे 60, 70, 80 ना होकर कितनी हुई? 71 बढ़ी, लेकिन उस हिसाब से नहीं बढ़ पाई जो मैं सोच रहा था। इसकी वजह यही है कि यहाँ पर एफ ऑर्बिटल आ गया था, एफ ऑर्बिटल का इंटरवेंशन हो गया था। समझ में आ गई बात? ये चीज़ है एटॉमिक रेडियस के अंदर कि यहाँ से यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं बनता, यहाँ से यहाँ क्वेश्चन बनता है कि यहाँ ऐसा क्या गड़बड़ हो गया। इसका आंसर यही है कि यहाँ पर एफ ऑर्बिटल आ गया था। उसके बाद आता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है भाई? देखो, इलेक्ट्रॉन को जब आप एनर्जी दोगे तो ये बाहर निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन को जब आप एनर्जी दोगे वो बाहर निकल जाता है। इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है फिर उसको निकालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रॉन है कि जो पहले ही निकलना चाह रहा था उसको तो हल्की सी फूंक मारी बाहर निकल गया, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है उसको निकालना बड़ा मुश्किल है, और आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के तरफ कब अट्रैक्ट होगा? मेरा क्वेश्चन आपसे, कब अट्रैक्ट होगा? जब प्रोटॉन ज़्यादा हो या कम हो? ऑफ कोर्स ज़्यादा हो। जब प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन को फिर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और प्रोटॉन किसके केस में ज़्यादा हैं? स्कैंडियम के या जिंक के? जिंक के। इसके 30 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, 30 प्रोटॉन यहाँ रखे हुए हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इसकी तरफ ज़्यादा आ रहा है, और आपको इसको बाहर निकालने के लिए जिंक के केस में बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इस स्कैंडियम के केस में तो सिर्फ यहाँ 21 प्रोटॉन रखे हुए हैं न्यूक्लियस में। तो स्कैंडियम के केस में जो बाहर इलेक्ट्रॉन होगा उसको बाहर निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो स्कैंडियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम, और जिंक की ज़्यादा। क्यों? क्योंकि लेफ़्ट से राइट चलने पर प्रोटॉन की नंबर बढ़ती चली जाती है। बट मैं आपको बता दूं, ये वर्ड एग्ज़ाम में कॉपी में कभी मत लिखना कि प्रोटॉन की नंबर बढ़ती चली जाती है। ये वर्ड लगाना इम्प्रेशन जमाने के लिए। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज, और न्यूक्लियस पर चार्ज किसकी वजह से आया? प्रोटॉन की वजह से। तो ये वर्ड कहना कि लेफ़्ट से राइट चलने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है, इस वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। एक तो फैक्ट ये हो गया। दूसरा फैक्ट, आयनाइजेशन एंथैल्पी में गड़बड़ी भी देखने को मिली, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी इसी बात पर डिपेंड नहीं करती कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन कितने हैं। इस बात पर भी डिपेंड करती है कि वो किस तरह फिल्ड है, किस तरह भरा हुआ है। जैसे मैंने आपको ये बोल दिया कि लेफ़्ट से राइट चलने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती चली जाती है, तो Fe की आयनाइजेशन एंथैल्पी Mn से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती। इसका आंसर है मैग्नीज़ के पास हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल है, आधा भरा हुआ डी ऑर्बिटल है, जिससे इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है। और जब इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल हो जाए, तो मैंने आपको भी बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन मुश्किल से निकले तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैग्नीज़ की आयनाइजेशन एंथैल्पी, माफ़ करना, Fe से ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि Mn के पास हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल है। तो दोनों केस पता लग गया आपको। ऊपर से नीचे आने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़, ये रूल है। इधर से इधर जाने पर
जो चीज़ बढ़ेगी वो ऊपर से नीचे आने पर कम हो जाएगी। जैसे एटॉमिक रेडियस लेफ़्ट से राइट चलने पर क्या हो रही थी, डिक्रीज़, ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज़। बट अब कौन सा केस है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, लेफ़्ट से राइट चलने पर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, ऊपर से नीचे आने पर कम। तो स्कैंडियम का मान लो 60, कम हो जाएगा 50, 40 ना होकर 49। फिर वही सवाल, अरे ये क्यों कर दिया तुमने, सेम आंसर, क्योंकि यहाँ पर आ जाता है एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल आएगा मानो उसके 14 इलेक्ट्रॉन, मानो उसके 14 इलेक्ट्रॉन, और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, प्रोटॉन। प्रोटॉन कहाँ होंगे, न्यूक्लियस में। और जब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ जाएंगे तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अट्रैक्ट, और इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल। और जब इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल हो जाए तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। तो यहाँ 60, 50, 40 ना होकर कितनी हुई, 49, यानी बढ़ी भी नहीं भी, पता नहीं अजीब सा मामला रहा, मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं रहा, 40 होना चाहिए था। तो उसी रेगुलर पैटर्न में आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं कम हुई जो मैंने सोच रखी थी। वजह एफ ऑर्बिटल का इंटरवेंशन। उसी रेगुलर पैटर्न में एटॉमिक रेडियस पर क्वेश्चन सेम आंसर आप दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको दोनों चीज़ें क्लियर कर दी, एटॉमिक रेडियस भी और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी। अब इस चैप्टर का सबसे धागड़ क्वेश्चन जिसकी वजह से वीडियो बनाएंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है। कम से कम 4 पॉइंट हैं भाई इसके कहने के, सुनते रहना बड़े सुकून के साथ। ये है एस ब्लॉक और ये हैं पी ब्लॉक, ठीक। ये डी ब्लॉक एलिमेंट एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की प्रॉपर्टी के बीच ट्रांजिशन शो करते हैं, इस वजह से ट्रांजिशन कहा जाता है। मतलब कि जी तुम मेटल हो, हम भी मेटल हैं, बट तुम्हारे से कम, तुमसे ज़्यादा। तुम क्या हो फिर, कि हम नॉन मेटल हैं। अच्छा तुम नॉन मेटल हो तो हम नॉन मेटल हैं, तुमसे कम, तुमसे ज़्यादा, मतलब बीच में है ये मेटल इनसे बेकार हैं और ये सब के सब नॉन मेटल इनसे बेकार हैं। ना तो इनका मेटेलिक कैरेक्टर इतना अच्छा जितना इनका, ना इनका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इतना अच्छा जितना इनका। एक रीज़न इनको ट्रांजिशन कहने का कि ये एस और पी ब्लॉक के बीच ट्रांजिशन शो करते हैं प्रॉपर्टीज़ में। दूसरा रीज़न इनको कहने का कि भाई देखो स्कैंडियम है ना 2, 8, 9, 2, इसका एटॉमिक, इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होता है, इसकी ये शेल कंप्लीट है, ये 2 शेल इनकम्प्लीट है। 2 शेल इनकम्प्लीट होने की वजह से मैं स्कैंडियम कोई नहीं, हर डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन कह दूंगा, क्योंकि स्कैंडियम के बाद जो टाइटेनियम आता है ना उसके पास 2, 8, 10, 2 कंप्लीट, इनकम्प्लीट क्यों हैं, क्योंकि या तो इसमें 8 हो या 18 हो। तो दूसरा रीज़न इस वजह से समझ में आ गया आपके, दूसरा रीज़न इसलिए है क्योंकि साइंटिस्ट कहते हैं कि इनकी 2 शेल इनकम्प्लीट होती हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन ही कहा जाता है, क्योंकि ठीक है बस चल रहा था, अच्छा खासा लाइफ चल रही थी। फिर जिंक आ गया कि यार जिंक का तो यह है 2, 8, 18, 2, हाँ यार इसे कंप्लीट इनकम नहीं, ये ट्रांजिशन नहीं है। हाँ डी ब्लॉक है, ट्रांजिशन नहीं है, नॉन ट्रांजिशन है। क्यों भाई, अरे यार वो 2 शेल इनकम्प्लीट नहीं है ना। अच्छा, तो यार इसके बारे में क्या ख्याल है कॉपर के, 2, 8, 18, 1 कंप्लीट, ये इनकम्प्लीट हो गया। ये भी तो जिंक की तरह है, तो तुझे भी नॉन ट्रांजिशन होना चाहिए। नहीं यार मैं ट्रांजिशन हूँ। क्यों, मैं सारे प्रॉपर्टी शो करता हूँ।
तो फिर क्या हो गया, सारी प्रॉपर्टी शो करता है तो क्या होगा, जिंक जैसे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ओहो, इन दो पॉइंट ने ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन चेंज कराई कि भाई देखो एस और पी ब्लॉक के बीच ट्रांजिशन शो करते हैं, चलो ठीक है, दो शेल इनकम्प्लीट होती है, ये भी सही है। एक काम करो, जैसे स्कैंडियम है ना, स्कैंडियम, तो ये D1 है, ये इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट जब होगा जब 10 होगा, तो ये जब ये कंप्लीट जब होगा जब 3D10 होगा। एक काम करो, D1 D2 D3 D4 D9 तक ये बोल दो कि जिनके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होता है ना, इनकम्प्लीट, कंप्लीट तो 10 पे होगा, इनकम्प्लीट जब होता है तब उसको ट्रांजिशन कहा जाएगा। ऐसे एलिमेंट जो इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल रखते हो उनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। लेकिन इससे हल नहीं निकला बात का, थर्ड डेफिनेशन तो दे दी, हल क्यों नहीं निकला, क्योंकि जो कॉपर है वो भी तो ये शो करता है लास्ट में जाकर 3D10 4s1 कंप्लीट नहीं है, और जिंक का 3D10 4s2 कंप्लीट, भाई डी ऑर्बिटल दोनों कंप्लीट हैं, तो ये हल नहीं होता। ये तो तुमने तीसरी डेफिनेशन एक तरीके से उल्टी सीधी बता दी, और कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करो, फिर फोर्थ डेफिनेशन आई कि जी अब बिल्कुल लास्ट पॉइंट बता रहे हैं, और ये आपको एग्री करना पड़ेगा इस बात से। देखो Zn, देखो किसी एलिमेंट की दो स्टेट होती है, एक ग्राउंड स्टेट और एक एक्साइटेड स्टेट। दुनिया में जो एलिमेंट जिस फॉर्म में मिल रहा है वो उसकी ग्राउंड स्टेट है, जैसे ये जिंक की ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि वो किसी के साथ कंपाउंड बना चुका, जैसे ये ZnSO4। SO4 पे कितना चार्ज होता है, 2 नेगेटिव, तो Zn पे कितना, 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव का मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाले होंगे, S से। तो ग्राउंड स्टेट तो थी इसकी 3D10 4s2 जिसमें ये कंप्लीट था, और एक्साइटेड स्टेट में सिर्फ ये 3D10 रह गया, लेकिन ये तो अब भी कंप्लीट है। कॉपर का जब कंपाउंड पढ़ा गया, ये तो इसकी ग्राउंड स्टेट है कॉपर की, क्योंकि कॉपर इस फॉर्म में मिलता है। कॉपर का जब कंपाउंड पढ़ा गया, माने इसकी एक्साइटेड स्टेट देखेगी तो ये देखेगी CuSO4। Cu पर कितना चार्ज, 2 पॉजिटिव, SO4 पर कितना चार्ज, 2 नेगेटिव। तो जब Cu पर 2 पॉजिटिव आ जाएगा, एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा आपको, एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा 3D9। ये तो इनकम्प्लीट हो गया, लेकिन कब हुआ, एक्साइटेड स्टेट में। ओहो, कॉपर को ट्रांजिशन में इसलिए कहूँगा क्योंकि ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल रखे हुए हैं। जिंक को मैं नॉन ट्रांजिशन इसलिए कहूँगा क्योंकि ना तो वो ग्राउंड स्टेट में और ना एक्साइटेड स्टेट में अपना डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट रखता, वो तो कंप्लीट डी ऑर्बिटल रखता है, चाहे ग्राउंड स्टेट की बात हो या एक्साइटेड स्टेट की। तो अब मैं आपको सारी डेफिनेशन बता रहा हूँ। एस और पी ब्लॉक के बीच ट्रांजिशन शो करते हैं प्रॉपर्टीज़ में, इस वजह से ट्रांजिशन ये है जब दो शेल इनकम्प्लीट हो, और जब किसकी, डी ब्लॉक की मिलती हैं। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके पास दो शेल इनकम्प्लीट होती है। डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल रखते हैं। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहा जाता है वो इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल रखते हैं, या तो अपनी ग्राउंड स्टेट में या अपनी एक्साइटेड स्टेट में। तो कॉपर पहले यही टेंशन पैदा करता था कि तुझे तो नॉन ट्रांजिशन होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए, लेकिन फिर बाद में पता लग गया कि अच्छा ये कॉपर ग्राउंड स्टेट में तो ऐसा है और अपनी एक्साइटेड स्टेट में ऐसा है। तो अपनी कॉपर एक्साइटेड स्टेट के अंदर इस तरह, कॉपर अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर डी ब्लॉक या डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट रखे हुए हैं, इस वजह से कॉपर क्या है, ट्रांजिशन। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई उनके सामने क्वेश्चन रखना, क्यों क्यों क्यों। ये क्यों के आंसर जो मैंने आपको दिए हैं ये आपके क्वेश्चन के आंसर हैं। आज वीडियो के अंदर इतना ही बताऊंगा।
और ये पूरी तरह कंप्लीट हो गया। जब भी आपको ये पढ़ने को मिले प्लीज़ इस वीडियो को देख। बाय।